महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं विधायक रूपाराम जी धनदेव की बेटियां। आज हम खास बातचीत में हमारे 7 महीने पूर्व जिला प्रमुख अंजना जी हैं। अंजना जी से हम बात करेंगे। इनके 6 बहनें हैं और 6 की 6 नौकरियों में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं और सरकारी सेक्टर में हैं। अभी 6 बहनें हैं और 2 बहनें डॉक्टर्स हैं। 3 बहनें डॉक्टर 3 बहनें डॉक्टर्स हैं जी। और 3 बहनें डॉक्टर हैं और एक आरपीएस है और एक इंजीनियर है। अच्छा, एक इंजीनियर है जी। एक मेरा सवाल था आपसे कि इस बार की राजनीति में जब वहाँ पापा का चुनाव के दौरान हमने सुना कि 6 बेटियों ने उनका पूरा सपोर्ट किया था, आपका पूरा सपोर्ट रहा पिताजी को इस बार? वो तो कोई भी बेटी वो अपने पापा को मौके पे सपोर्ट करेगी। हाँ बिल्कुल। जो 6 तो नहीं, लेकिन जो जो हम 4 बहनें थी, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट जॉब में थी, चारों ने जो है पूरा फील्ड वर्क किया। क्योंकि जैसलमेर जिला जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ मतलब कैंपेनिंग करना भी अपने आप में चैलेंजेस है। तो हम 4 सिस्टर ने चारों बेल्ट बांट लिए और लगभग जो 15-20 दिन उसी बेल्ट में, और विशेषकर जो महिलाओं की मीटिंग्स ली हमने कैंपेनिंग में, सिर्फ महिलाओं की मीटिंग्स ली कि मैं तो ये आज भी मानती हूँ कि जो मार्जिन है उसमें महिलाओं का बहुत, जो 30,000 का जनरल सीट पे मार्जिन रहा, उसमें महिला शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती है, एक बार ठान लेती है वो करके दिखाती है। उन्होंने जो ठान लिया जब हम गए कि नहीं हम एक बार मौका देंगे रूपाराम जी को और एमएलए बनाएंगे, उसी की परिणति थी शायद कि 30,000 की मार्जिन की जीत रही। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि जो लोग बेटियों को कोख में ही मार देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप अभी वर्तमान में तो काफ़ी सोच परिवर्तित हुई है जी, काफ़ी। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर अपन चारों ओर देखें, जिस घर में बेटियां हैं शायद उसकी रौनक ही अलग है। उस घर में उसकी रौनक कहे या जो भी कहे, मैं तो कहती हूँ कि जिन घर में बेटियां हैं वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है जी। बिल्कुल। और आज अपन देखें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिवार में देख लें, अगर बेटा या बेटी में अपन कंपेयर करते हैं तो बेटियां बनिस्बत जो कम संख्या में भी उनको पढ़ने का या कोई भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसके बावजूद भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। वहीं और ये आजकल पेरेंट्स के सामने भी उदाहरण है कि मतलब कई जगह हम देखते हैं कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को ज़्यादा वो दिया जा रहा है। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि अपन बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करें। क्यों? और जो ये भ्रूण हत्या जैसी जो जघन्य अपराध है उससे अपने को दूर रखें। कि आज 21वीं सदी में भी अगर हमें ये मैसेज देना पड़ता है कि भाई भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय और विडंबना की स्थिति है। मैं उन सबसे अपील करूँगी कि आप उदाहरण भरा पड़ा है, चाहे हम इंदिरा गांधी जी से लेके आज तक देखें, जो महिलाओं ने जो अपने अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं वो शायद अविश्वसनीय या अतुलनीय हैं। तो अपनी भी बेटियों को संसार में आने दें और उन्हें सक्षम बनाएं। देखिए वो कहीं भी बेटों से कम नहीं होगी। सही बात। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपकी छोटी बहन प्रेम जी धनदेव के साथ में उनका आरपीएस में सिलेक्शन हुआ था, आपका आरएस में। आपने लोग तो उस नौकरी के लिए मतलब इतनी मेहनत करते, इतने पैसे खर्च करते हैं दिन रात उसमें, मतलब हर कोई चाहता है कि मैं आरएस आईपीएस आईएएस में जाऊं, और आपका सिलेक्शन हो गया था जहाँ ज्वाइनिंग लेनी थी और आपने कैंसिल कर दिया। हाँ, शायद ये बहुत ही बड़ा फैसला था जी जी। और मतलब मुझे सबने यही कहा कि दोबारा सोच लो, दोबारा सोच लो। जी जी। तो सबसे पहले तो ये कि जब चुनाव लड़ना था, मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा था जी जी। तो जब रिजर्व सीट महिला आई, एक अपॉर्चुनिटी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक था कि भाई मुझे जॉब में जाना है तो शायद मैं राजनीति में नहीं आऊँगी। जब मेरे से एक बार पूछा गया पापा द्वारा ही कि तुम चुनाव लड़ोगी, तो मैंने कहा हाँ, एक बार में कुछ सेकंड्स में। अच्छा। तो उनका दूसरा था आरएस में वह कौन नहीं की। अच्छा। मतलब उनको लगा कि आरएस में होगा नहीं। हाँ, होगा नहीं। तो मैंने कहा दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा 101% आरएस में सिलेक्शन होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब अपना आप मैंने कहा हाँ, मुझे पूरा विश्वास था। मैंने कहा अगर
भर्ती रद्द हो जाए तो मैं नहीं कह सकती। इसके अलावा मैंने कहा दुनिया इधर से उधर जाए, मेरा 101% आरएस में चयन होगा। सही बात। तो फिर तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फिर उस समय दिमाग में ये रख लिया कि भाई अब आरएस में चाहे कोई भी पोस्ट मिले, कोई भी मतलब रैंक कोई भी आए, अब अगर आपने वो लाइन डिसाइड कर लिया है और तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। और वो सब चीज़ें उस समय दिमाग में आई थी कि राजनीति सिर्फ 5 साल का पद होता है एक बार, और कोई मतलब अस्थिरता भी बहुत है और कई चीज़ें हैं कि उसमें मतलब कोई सिक्योर फ्यूचर भी नहीं है, अपन ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा। और जैसे जिस परिवेश से या जिस परिवार से या हम हैं, तो वहाँ राजनीति इस तरह की जो हम कई चीज़ें सुनते हैं जी जी। और विशेषकर जो महिलाओं के लिए राजनीति क्षेत्र में कई चीज़ें सुनते हैं, तो उसमें स्टैंड करना, कंटिन्यू करना अपने आप में चैलेंज होगा। उसके बावजूद भी 101% ये था कि नहीं, अब राजनीति में ना केवल जाना है आरएस छोड़ के, और बल्कि उसको कंटिन्यू भी करना है और उसमें पूरा काम करना है। तो उसके लिए फिर आज भी मैं उस निर्णय से खुश हूँ। कहीं भी नहीं, क्योंकि जैसे मेरे कार्यकाल खत्म हुए लगभग 12 महीने होने वाले हैं, 8 महीने हो गए हैं, पर मुझे आज भी कहीं ये फील नहीं होती कि मैंने कोई गलत डिसीजन कर लिया है। दोनों बहनों का साथ में इंटरव्यू कॉल हुआ था, और जैसे जैसे मेरा कार्यकाल पूरा होता तो जो डीवाईएसपी है मेरी सिस्टर प्रेम, वो बोलती दीदी अब 3 साल बचे हैं, अब 2 साल बचे हैं, अब 1 साल बचे हैं। मैंने कहा जो तुम 5 साल में करोगी वो मैं पूरी ज़िंदगी में करोगी, वो मैं इन 5 सालों में कर दूंगी। और वो हकीकत भी है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिख रहा था। प्रशासनिक सेवा भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पब्लिक सेवा करने के लिए, और साथ ही जो राजनीति का प्लेटफॉर्म है वो मुझे दिखता था कि जो मैं महिलाओं के लिए, बालिका के लिए, जैसलमेर जैसे जो पिछड़ा जिले के रूप में या जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां, दूर दराज गांव डाणी, निरक्षरता, कई चैलेंजेस हैं, उसमें अगर मैं कुछ देना चाहती हूँ तो राजनीति से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया, और मैं आज भी उससे एकदम संतुष्ट हूँ कि मेरा निर्णय सही है। और बहुत 5 साल में बहुत कुछ करने को मिला। और राजनीति में अगर आपकी नीयत सही है और आप मेहनत करके, सिर्फ ये कि सिर्फ आप ये नहीं कि आपके पास आज मेरे पास कोई पद नहीं है, जी जी जी। लेकिन उसके बावजूद मुझे वो नहीं महसूस होता कि नहीं पद नहीं है तो अब अपन काम नहीं करें, घर पकड़ ले। आज भी मैं घर पे भी लोग जो आते हैं उनको भी हमेशा मतलब उनसे जो भी संबंधित विभाग से उनसे बात करती हूँ, अधिकारियों से, और फील्ड में भी कंटिन्यू जाती रहती हूँ कि ये नहीं कि मेरा पद नहीं है अब मैं काम नहीं करूँगी। करने के लिए बहुत स्कोप है राजनीति में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो पार्टी की मजबूती के लिए सिर्फ पद हो तब तक नहीं, बिना पद के भी कार्य करें। बिल्कुल। आप राजनीति में पहली बार जब आई तो मतलब आपके कौन गुरु थे कि आप राजनीति ज्वाइन करें? पापा के कहने पर ही आप राजनीति में आए हैं, या इससे पहले भी आप एक्टिव थे कॉलेज टाइम से, या किसी छात्र यूनियन संगठन से कहीं जुड़े हुए थे? मैं 12th के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो मुझे वो मौका कॉलेज में या वो उसके राजनीति वगैरह वो ऐसा मौका नहीं मिल पाया। 12th के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। जी जी। और लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जब स्पेशली जब पंचायती राज चुनाव होते थे तब मैं देखती थी अखबार में, देखो अनपढ़ लोग भी सेवा कर रही है, मतलब महिलाएं वगैरह, जब 20-25 साल पहले। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी उस समय, अच्छा, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, आप ऑफिसर हो इतने, लेकिन जो राजनीति में है, जो पब्लिक के बीच जाना जुड़ना, वो बहुत अच्छा स्कोप। तो उस समय भी लगता था या तो प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, या और उस समय भी ये था कि प्रशासनिक सेवाओं में जाकर कुछ अनुभव होने के बाद आप राजनीति में आए। ये अचानक ये नहीं कि सिर्फ कि रिजर्व सीट आ गई आप राजनीति में आ जाओ, वो नहीं। कई सालों से, लगभग शादी के बाद से, जब से, क्योंकि मेरे हस्बैंड नगर परिषद नगर निगम में थे, वो एक राजनीतिक संस्था, उसमें जो भी चुनाव पार्षद वगैरह आते हैं, तो राजनीति को नज़दीक से देखने का भी मौका मिला। तो उस समय से था कि भाई आप पहले जॉब में प्रशासनिक सेवाओं में जाओ, फिर अनुभव हो तो अपन पॉलिटिक्स में भी जाएं। और वो हमेशा एक चीज़ कहते थे मेरे हस्बैंड स्वर्गीय तनीराम जी मेघवाल, जो इंजीनियर थे नगर परिषद में, जी, वो मुझे कहते थे कि नहीं अभी सीखो, चारों तरफ देखो, फिर 35 के बाद राजनीति ज्वाइन करना। अच्छा। और एक बार जब मैं मेरे 21 साल उम्र पूरी नहीं थी, तब पंचायती राज के लिए मेरा नाम भी प्रस्तावित किया था, लेकिन मेरी उम्र पूरी नहीं थी तो कुछ महीने कम थे। तब उन्होंने कहा तुम भले आओ, पहले तुम देखो, लेकिन 35 के बाद आना। पता नहीं क्यों बोलते थे, मुझे नहीं पता कि एक उम्र की परिपक्वता भी होती है, आप सीखते भी हो। और वो
पता नहीं आज वो संसार में नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं है। जो उन्होंने कहा वही पता नहीं क्यों फल हुआ। मैं उसी एज में हाँ। बाद वो आई, तो कहीं ना कहीं ये कई वर्षों के लगभग शादी के बाद जो हमेशा चर्चाएं होती थी राजनीति क्षेत्र में, जो मेरे हस्बैंड से वगैरह तो था या, लेकिन राजनीतिक गुरु की बात करें तो मेरा कोई मैं मेरे पापा को ही मानती हूँ कि भाई उन्होंने जब पहल की या मेरे पे विश्वास दिखाया कि जो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और उसको आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना, कि मुझे लगा अगर उनको विश्वास है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, तब शायद वो मुझे इस पद के लिए कर रहे हैं। तो राजनीतिक गुरु मैं उनको ही मेरा मानती हूँ। और साथ ही जो मेरा 5 साल का काल रहा, उन्होंने शायद मेरे ससुराल और पियर वाले सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के लिए मेरे पास जिला परिषद साथ में चले। अच्छा। जबकि आज भी कोई सरपंच का पद भी पुरुष प्रतिनिधि छोड़ते नहीं है, नहीं छोड़ते, मात्र ज्वाइनिंग करवाने गए। और उसके लगभग 4 साल बाद, 4 साल बाद जब मैं खुद एमएलए बने, तब एज ए चीफ गेस्ट जिला परिषद में वापस आए। इसके बीच वो कभी भी ना जिला परिषद में और ना कभी मेरे प्रतिनिधि के रूप में कोई भी मीटिंग या कोई भी चीज अटेंड की। अच्छा। मतलब ये मैं उनका बहुत ही बड़ी चीज मानती हूँ कि जैसलमेर जैसा इतने बड़े क्षेत्रफल में इतनी जहाँ कई तरह की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, फंड से रिलेवेंट जो ये पोस्ट है, आज करोड़ों का मतलब जो एक बजट रहता है। हाँ बिल्कुल। और भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, उन्होंने कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, कभी भी कहीं भी। और फुल मतलब 101% ओपन प्लेटफॉर्म देके कि वास्तव में ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने दिया, उससे बड़ा शायद मैं महिला होने के नाते, ना केवल बेटी होने के नाते, मैं महिला होने के नाते भी उनका धन्यवाद देती हूँ कि शायद हर पिता, हर पति, हर भाई, हर देवर, हर जेठ, हर ससुर अगर इस सोच के साथ अगर महिला को जो उसका पद है वो हक दे, तो शायद जो भारत देश की जो एक अलग ही कल्पना या पहचान मिलेगी। आप 6 बहनें हैं, सबसे ज्यादा प्यार पापा किस बहन को करते हैं? इसका जवाब तो शायद पापा भी नहीं दे पाएंगे। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे करते हैं तो जो 5 बहनें जहाँ उनको मौका मिलेगा, क्योंकि सब किसी न किसी फील्ड में है, अपने अपने क्षेत्र में है, जिस समय उनको मौका मिलेगा वो कहेंगे कि मुझे मिलता है। हाँ, इसमें ये कह सकती हूँ कि मेरी भाई की हमेशा नाराजगी रहती है। अच्छा। कि घर में पक्षपात होता है और बेटियों का ज्यादा रखा जाता है। अच्छा। तो अगर वो मेरे भाई को पूछोगे तो वो जरूर बताएगा कि हाँ उल्टा ही हमारे घर में दीदी वगैरह लोगों का सबका रखते हैं। तो अपने आप में हर बेटी चाहे वो कितनी भी हो, वो अपने पापा की लाडली होती है, मैं तो यही कहना चाहूंगी। तो आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारे साथ में जो मौजूद है यहाँ के पूर्व जिला प्रमुख अंजना जी, आज ने जो आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।